वीडियो फोकस करेगी मुगल्स का जो शासन काल रहा है इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर 16th और 17th सेंचुरी में, उन एस्पेक्ट्स पर। और इसमें हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, सभी को डिस्कस किया है। आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है और आपके लिए फिर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जिसका आंसर आप ना समझे हो। तो ध्यान से देखिए, you will be able to have 100% understanding of the chapter. Number 1. Why was it extremely difficult to rule over the Indian subcontinent? इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रूल करना मुश्किल क्यों था? To rule over the vast territories of the Indian subcontinent was extremely difficult. इतने बड़े सबकॉन्टिनेंट के बड़े एरिया पे रूल करना वाकई बहुत मुश्किल था। रीजन क्या था? बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर्स इन द मिडिल एजेस। मिडिल एजेस क्या, अभी भी आप देखेंगे इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, अलग अलग कल्चर हैं, तो उसकी वजह से ही मुश्किल था, डिफिकल्ट था राज्य करना। हाउ डिड द मुगल्स सक्सीड इन रूलिंग द सब कॉन्टिनेंट? मुगल्स इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट पर शासन कैसे कर पाए? क्वाइट इन कंट्रास्ट टू देयर प्रीडिसेसर्स। प्रीडिसेसर्स कहते हैं जो उनसे पहले आने वाले राजा थे, उनके बिल्कुल अपोजिट। द मुगल्स क्रिएटेड एन एम्पायर। मुगल्स ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया एंड रूल्ड ओवर इट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक बड़ा साम्राज्य बनाया और लंबे पीरियड तक उस पर शासन भी किया। फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, और 16th सेंचुरी के लेटर हाफ से दे एक्सपैंडेड द किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली अप टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उन्होंने अपने किंगडम को आगरा और दिल्ली से आगे सब कॉन्टिनेंट के दूसरे पार्ट तक भी फैला दिया। एक्सपांड का मतलब बढ़ाना। दे कंट्रोल नियरली ऑल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। पूरे सब कॉन्टिनेंट को लगभग हर हिस्से को उन्होंने कंट्रोल किया। दे इम्पोज स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज ऑफ गवर्नेंस। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब शासन, गवर्नेंस का मतलब भी शासन करना होता है। उसका एक ढांचा तैयार किया और उसके रूल्स बनाए और उनको सब पे लागू किया कि सबको फॉलो करना है उन्हें। दे आउट लास्टेड देयर रूल लिविंग ए पॉलिटिकल लिगेसी। जब उन्होंने अपना शासन ख़त्म भी कर लिया तो एक ऐसी विरासत उन्होंने छोड़ी दैट सक्सीडिंग रूलर, सक्सीडिंग का मतलब बाद में आने वाले जो रूलर से सब कॉन्टिनेंट के कुड नॉट इग्नोर, उन रूल्स को अनदेखा नहीं कर सके। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना। वॉट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेड फोर्ट इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट? आज के संदर्भ में रेड फोर्ट की इम्पोर्टेंस क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट। आज भी अभी आपने 15 अगस्त को देखा होगा, इंडिपेंडेंस डे के दिन रेड फोर्ट की चार दीवारी से जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो देश को संबोधित करते हैं। द रेजिडेंस ऑफ मुगल रूलर्स, और रेड फोर्ट मुगल रूलर्स का रेजिडेंस था, यानी कि उनका निवास स्थान था। हु वर द मुगल्स? मुगल्स थे कौन? मुगल्स वर डिसेंडेंट्स। डिसेंडेंट्स का मतलब होता है संतति, बच्चे। ऑफ टू ऑफ ग्रेट रूलर, दो बड़े बड़े रूलर्स की डिसेंडेंट थे वो। फ्रॉम देयर मदर साइड, माँ की साइड से चंगेज खान रूलर वॉज देयर एंसेस्टर। चंगेज खान उनका पूर्वज था, फोर फादर था। फ्रॉम देयर फादर साइड, फादर की साइड से तिमूर जो कि रूलर ऑफ मॉडर्न डे टर्की, आज के टर्की का रूलर था, वो देयर एंसेस्टर, वो उनका एंसेस्टर था। मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर टिमोराइड एंसेस्ट्री कमेंट। मुगलों को अपने चंगेज़ खान के पूर्वज होने पर गर्व नहीं था, बल्कि तिमूर की वो टिमोराइड एंसेस्ट्री को बिलोंग करते हैं, इस पर बड़ा गर्व था। क्यों? द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी नोन एज मंगोल्स। मुगल नहीं चाहते थे कि उन्हें मंगोलों के नाम से जाना जाए। चंगेज़ खान्स मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैस्कर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल। मैस्कर का मतलब होता है नरसंहार, बहुत सारे लोगों को सत मारना। इन्यूमरेबल का मतलब होता है असंख्य। एसोसिएटेड का मतलब है कनेक्टेड। असंख्य लोगों के नरसंहार से चंगेज़ खान की यादें जुड़ी हुई थी, यानी कि उसने बहुत सारे लोगों का नरसंहार किया था। ही हैड किल्ड मैनी मैनी पीपल। इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद उज्बेक। वो उज्बेकों से भी जुड़ा हुआ था। देयर मंगोल कॉम्पिटिटर, जो कि मंगोलों के कॉम्पिटिटर थे। लेकिन जो मुगल थे दे प्रेफर्ड का मतलब होता है अधिक पसंद करना।
टिमोराइड एंसेस्ट्री, वो टिमोराइड एंसेस्ट्री को पसंद करते थे। देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर दिल्ली इन 1398, उनके तिमूर जो एंसेस्टर थे उन्होंने दिल्ली पे कब्जा किया था 1398 में। दे वर प्राउड ऑफ द जीनियोलॉजी, उन्हें अपनी जीनियोलॉजी यानी कि जो उनके पूर्वज थे उस पर बड़ा गर्व था। ईच रूलर हैड इज पिक्चर मेड विथ तिमूर, हर रूलर तिमूर के साथ अपनी पिक्चर बनवाया करता था इसीलिए। अब उसके मिलिट्री कैंपेन से संबंधित क्वेश्चन आंसर हैं। हु फाउंडेड द मुगल रूल इन इंडिया एंड हाउ, फाउंडेड का मतलब होता है नींव रखना, मुगल रूल की नींव किसने रखी इंडिया में और कब रखी। बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्प्रर इन इंडिया, बाबर सबसे पहला मुगल एम्प्रर था इंडिया में, जिसका राज्यकाल था 1526 टू 1530 यानी कि 4 ईयर्स का। एट द एज ऑफ 12 ईयर्स की एज में ही वॉज फोर्स टू लीव हिज एंसेस्ट्रल होम फरगाना, उसे बाध्य किया गया कि वो अपना जो एंसेस्ट्रल घर था फरगाना उसे छोड़ के भाग जाए, ड्यू टू उज्बेक्स अटैक, क्योंकि उज्बेकों ने उस पर अटैक कर दिया था। इन 1526 ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी एट द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत दिल्ली के पास जंगा है, वहाँ बैटल फील्ड में इब्राहिम लोदी को हराया बाबर ने। एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा, और दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा कर लिया। इन 1528 ही डिफीटेड राजपूत एट चंदेरी, 1528 में उसने राजपूतों को हराया चंदेरी में। एंड स्ट्रेंथन हिज कंट्रोल ओवर दिल्ली एंड आगरा, और दिल्ली और आगरा पर अपने रूल को और अधिक मजबूत बना लिया। अब सक्सेशन का मतलब होता है, सक्सेशन का मतलब होता है उत्तराधिकार में लेना। तो उत्तराधिकार के क्या नियम थे। डिस्क्राइब द मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, जो मुगलों के पैतृक संपत्ति यानी कि दादा परदादाओं की जो भी विरासत होती थी उसे लेने के नियम क्या थे। तो यहाँ पर इसका आंसर है मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर, प्राइमोजेनिचर वर्ड को याद रखिए। प्राइमोजेनिचर का मतलब होता था कि जो एल्डेस्ट सन है उसे सारी प्रॉपर्टी, सारी वेल्थ, सारी इनहेरिटेंस उसे को मिलेगी। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, सब कुछ उसे मिलेगा। इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड टिमराइड कस्टम ऑफ कोपार सीनरी इनहेरिटेंस, लेकिन इसके बजाय उन्होंने टिमोराइड की जो कस्टम थी, कोपार सीनरी, बोलना सीखिए पहले, कोपार सीनरी इनहेरिटेंस की कस्टम को अपनाया। इसका मतलब क्या होता है कि जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी इनहेरिटेंस है, विरासत है, उसे इक्वली सारे सन्स में, बेटियों में नहीं, सन में जितने बेटे हैं उनमें डिवाइड किया जाएगा इक्वली। इट इज़ ए डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन्स। मुगल प्रिंसेस रेबल्ड अगेंस्ट देयर फादर्स, मुगल के प्रिंसेस ने अपने फादर के विरोधी विद्रोह किया। ओवर थ्रू देम, उनको गद्दी से उतार फेंका। एंड कैप्चर्ड पावर, और सारे जो सत्ता थी, पावर थी, वो हथिया ली। गिव एन अकाउंट, अकाउंट का मतलब यहाँ पर है वर्णन, ऑफ द मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स, दूसरे रूलर्स के साथ मुगलों के कैसे संबंध थे, इसका वर्णन लिखिए। मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स, मुगल रूलर्स कैंपेन, कैंपेन का मतलब अभियान चलाना, चढ़ाई करना। कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स, दूसरे रूलर पर वो लगातार चढ़ाई करते थे। हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब था पावर, जो उनकी पावर को स्वीकार करने से मना कर देते थे। द मुगल्स बिकेम पावरफुल ओनली व्हेन मेनी अदर रूलर्स जॉइंड देम वॉलंटरली, और मुगल बहुत पावरफुल बन के जब, कब, जब दूसरे रूलर्स अपनी मन मर्जी से उनके साथ शामिल हो गए। द राजपूत आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, का एग्जाम्पल है राजपूत, वो उनके साथ मिल गए। इतना ही नहीं, मैनी ऑफ द मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज, बहुत सारों ने तो अपनी बेटियों की शादी मुगल फैमिली में कर दी। देन दे रिसीव्ड हाई पोजीशन, और इसके बदले उन्हें बड़ी बड़ी पोजीशन मिली। बट मैनी रजिस्टर्ड दिस एज वेल, लेकिन बहुत सारों ने इसका विरोध भी किया। रजिस्टर्ड का मतलब होता है विरोध करना। द सिसोदिया राजपूत रिफ्यूज, ये याद रखिए कि जो सिसोदिया राजपूत थे, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि हम मुगलों की पावर को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आफ्टर डिफीट, डिफीट का मतलब होता है हार, लेकिन बाद में वो हार गए। दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स, लेकिन मुगलों ने उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया।
कैसा व्यवहार किया? दे वर गिवन देयर लैंड्स बैक, उन्हें उनकी लैंड वापस कर दी, उनका जो एरिया था, जागीर थी, जो भी जगह थी, राज्य था, वो वापस कर दिया। एज असाइनमेंट वतन जागीर, असाइनमेंट के रूप में। अब ये आप पढ़ेंगे आगे कि जो असाइनमेंट होता था वो किस तरह का असाइनमेंट था। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग अपोनेंट्स किंग्स, अपोनेंट का मतलब होता है विरोधी यानी कि दुश्मन, एंड चीफियंस, चीफियंस होता है सरदार, सरदारों के बीच में और हारे हुए राजाओं के बीच में उन्होंने एक बड़ा अच्छा बैलेंस बनाया, और इसकी वजह से मुगल्स टू एक्सपैंड देयर किंगडम, वो अपने राज्यों को बढ़ा पाए। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम, लेकिन इस बैलेंस को बनाए रखना बड़ा डिफ़िकल्ट था लंबे समय तक। औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी, औरंगजेब ने शिवाजी की इंसल्ट करी। वैन ही बिकेम टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी, जब वो मुगल अथॉरिटी एक्सेप्ट करने के लिए आए। अब इसके बाद है मनसबदार और जागीरदार के बारे में क्वेश्चन। हु ऑल फॉर्म्ड मुगल नोबेलिटी, मुगल नोबल्स में कौन कौन शामिल थे? विद द एक्सपेंशन ऑफ द मुगल एम्पायर, एम्पायर, ये देखिए एम्पायर और अंपायर में फ़र्क समझिए। अंपायर यू से शुरू होता है, अंपायर क्रिकेट के मैच में होता है और भी बहुत सारे खेल में होते हैं। ये एम्पायर है, ई है इसमें, इसका मतलब साम्राज्य होता है, किंगडम। मुगल किंगडम के विस्तार के साथ, इसका मतलब होता है विस्तार। द मुगल्स रिक्रूटेड, रिक्रूट का मतलब होता है भर्ती करना, डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल, अलग अलग लोगों को उन्होंने भर्ती किया, मतलब काम पे लगाया अपने यहाँ। फ्रॉम ए स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नॉबल्स, पहले न्यूक्लियस का मतलब सेंटर, सेल आपने पढ़ा होगा, सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं। तो पहले बस एक केंद्र में सारे टर्किश नॉबल थे। अब उन्होंने दे एक्सपांडेड टू इंक्लूड ईरानियंस, अब उन्होंने उसमें और किस किस को इंक्लूड किया? ईरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत, मराठास और दूसरे ग्रुपों को भी। दोज हु जॉइन मुगल सर्विस, जो मुगल सर्विस ज्वाइन करते थे, वर एनरोल्ड एज मनसबदार, उन्हें कहा जाता था मनसबदार। वॉट वर द ड्यूटीज ऑफ द मनसबदार, और मनसबदारों की ड्यूटी क्या थी? द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, मनसबदार का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, इंडिविजुअल कहते हैं व्यक्ति को, हु होल्ड्स ए मनसब, जिसका कोई मनसब हो। अब मनसब क्या होता है? मनसब होता है पोजीशन या फिर रैंक। इट वॉज ए ग्रेडिंग सिस्टम, ये ग्रेडिंग सिस्टम था, यूज बाय द मुगल्स, मुगलों के द्वारा इसे यूज किया गया। किस लिए? टू फिक्स रैंक बताने के लिए, सैलरी कितने मिलेगी इसके लिए, और मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज किस, मतलब सेना की जिम्मेदारियाँ क्या क्या होंगी उनके ऊपर। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी, एक संख्या थी जिसे जात कहते थे, उससे उनकी रैंक और सैलरी निर्धारित होती थी। डिटरमाइंड का मतलब होता है निर्धारित करना। द हायर द जात, जितनी ज़्यादा जात बड़ी होती यानी कि रैंक बड़ी होती, द मोर प्रेस्टिजियस वाज द नोबल्स पोजीशन इन कोर्ट, कोर्ट में उस नोबल की पोजीशन, स्थान उतना ही ज़्यादा ऊंचा होता। एंड द लार्जर हिज सैलरी, उसकी सैलरी भी बड़ी होती। द मनसबदार हैड मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, मनसबदारों की मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती थी। इट रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन। अब जब किसी को मनसबदार बना दिया तो उसकी मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि उसे सवार यानी कि घुड़सवार, जिन्हें कैवलरी मैन कहा जाता था, उनकी एक स्पेसिफिक निश्चित संख्या मेंटेन करके रखनी पड़ती थी कि इतने सवार तो होने ही चाहिए। द मनसबदार ब्रॉट हीज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू, मनसबदारों को अपने कैवलरी मैन को रिव्यू के लिए यानी कि जचवाने के लिए लाना पड़ता था। गॉड दैम रजिस्टर, रजिस्टर में उनका लिखवाना पड़ता था। देयर हॉर्सेस ब्रांडेड, ब्रांडेड का उन्हें निशानी करना, घोड़ों पे उनके निशानी की जाती थी। एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी, और फिर उन्हें पैसा मिलता था जो एक सैलरी के रूप में होता था। हाउ डिड द मनसबदार गेट देयर सैलरी, मनसबदारों को सैलरी कैसे मिलती थी? अब ये तो हो गया सैलरी मिलती थी, मिलती कैसे थी? द मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज रिवेन्यू असाइनमेंट, असाइनमेंट अभी आपने पढ़ा, तो रिवेन्यू असाइनमेंट मिलता था, यानी कि उन्हें उनका जो एरिया, एक एरिया होता था वो उन्हें दे देते थे। और रिवेन्यू कहते हैं टैक्स को, तो यानी कि वहाँ पर उन्हें टैक्स इकट्ठा करने का काम दिया जाता था, जिसे उस जगह को कहते थे जागीर। दे वर लाइक इख्ताज,
ये जागीर इकताज की तरह से थी, जैसे आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है। मोस्ट ऑफ द मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिजाइड का मतलब होता है रहना, जिससे रेजिडेंस वर्ड भी बनता है। इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर, एडमिनिस्टर का मतलब होता है शासन करना। ज़्यादातर मनसबदार अपनी जागीर में रहते नहीं थे, ना शासन करते थे। उनका काम क्या था? दे ओनली हैड राइट्स, राइट्स का मतलब होता है अधिकार, टू द रिवेन्यू ऑफ द असाइनमेंट्स, अपनी उस जागीर अपने असाइनमेंट से बस वो टैक्स इकट्ठा करते थे, विच वॉज कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट, जिसे कि वो खुद इकट्ठा करने नहीं जाते थे, उनके सर्वेंट कलेक्ट करते थे। मनसबदार देमसेल्फ सर्व्ड इन सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो मनसबदार होते थे वो दूसरे किसी पार्ट में सेवा कर रहे होते थे। गिवन अकाउंट ऑफ रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ जात, जात के आधार पर रैंकिंग का थोड़ा सा वर्णन देना है आपको यहाँ पर। नोबल्स विद ए जात ऑफ 5000 वर रैंक्ड हायर देन दोज ऑफ 1000, यानी कि जिसकी जात 1000 है उससे ज़्यादा 5000 की जात वाला नोबल उसकी बड़ी पोजीशन होती थी। इन अकबर्स रेन, रेन का मतलब होता है राज्यकाल, इसे रेन, बारिश वाले रेन की तरह बोला जाता है। देर वर 29 मनसबदार विद ए रैंक ऑफ 5000 जात, यानी कि 5000 की रैंक वाले 29 मनसबदार थे अकबर के समय में। बाय औरंगजेब्स रेन, जब तक औरंगजेब का राज्यकाल आया, द नंबर ऑफ मनसबदार हैड इंक्रीज टू 79, इनकी संख्या बढ़ के 79 हो गई। दिस हैड मैंट मोर एक्सपेंडिचर फॉर द स्टेट, अब सैलरी देनी पड़ती थी, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, इतनी बड़ी संख्या होने का मतलब था ज़्यादा खर्च। डिस्क्राइब जागीरदार एंड देयर ड्यूटीज, जागीरदार उनकी ड्यूटी का वर्णन कीजिए। इन अकबर्स रेन, अकबर के राज्यकाल में, दी जागीर्स वर केयरफुली एसेस्ड, जागीरों का अच्छे तरीके से असेसमेंट किया गया, यानी कि उन्हें जांचा गया। सो दैट देयर रिवेन्यूज वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार, क्योंकि जो उन्हें जागीर दी गई वहाँ से मनसबदार को टैक्स इकट्ठा करना था, रिवेन्यू इकट्ठा करना था, और सैलरी मिलती थी मुग़ल रूलर से। तो भाई जितनी सैलरी दे रहे हैं उतना टैक्स भी तो वापस मिलना चाहिए ना, तो इसलिए उन्होंने जागीर का असेसमेंट करवाया। ये इक्वल था, जितनी सैलरी दे रहे हैं उतना ही टैक्स इकट्ठा हो रहा है, रिवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। बाय औरंगजेब रेन, लेकिन जब तक औरंगजेब का रेन राज्य का लाया, सिचुएशन चेंज हो गई। क्या सिचुएशन होगी? पहले रिवेन्यू और सैलरी लगभग सेम होते थे, जितनी सैलरी दी उतना रिवेन्यू इकट्ठा हो गया। एक्चुअल रिवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम, जितनी सम का मतलब होता है धनराशि, जितनी सैलरी, जितनी धनराशि उन्हें दी है, जो रिवेन्यू होता था वो काफ़ी कम होता था। तो जो एम्परर है वो तो लॉस में रहेगा ना फिर। देयर वॉज अ ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार, और क्या हुआ? ह्यूज का मतलब बहुत ज़्यादा, वेरी मच। जो मनसबदारों की संख्या थी वो बहुत बढ़ गई औरंगजेब के समय तक, विच meant a long wait before they received a जागीर, जागीर मिलने से पहले बहुत इंतजार करना पड़ता था उन्हें। These and other factors created a shortage in the number of जागीर, इनकी वजह से मनसबदार ज़्यादा बढ़ गए। दूसरे कुछ और कारण भी थे, जैसे कि जागीरों की संख्या में बड़ी कमी आ गई। Hence, many जागीरदार tried to extract as much revenue as possible while they had a जागीर, इसलिए जब किसी भी मनसबदार को जागीर मिलती तो वो कोशिश करता था कि जितना ज़्यादा रिवेन्यू वो निकाल सके, एक्सट्रैक्ट का मतलब छीनना, लेना, उतना ज़्यादा ले ले, क्योंकि फिर एक बार चली गई जागीर तो पता नहीं फिर कब मिलेगी। औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल दीज डेवलपमेंट्स, औरंगजेब इन डेवलपमेंट को कंट्रोल करने में बिल्कुल असमर्थ था। इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन, जब उसके शासन का अंतिम समय चल रहा था। सो द पीजेंट्री सफर्ड ट्रीमेंडसली, ट्रीमेंडसली कहते हैं वेरी मच, बहुत बहुत ज़्यादा। पीजेंट्री का मतलब पीजान की, पीजेंट्स किसान, भाई टैक्स किससे लेते थे? किसानों से तो लेते थे, और किसानों से ज़्यादा आप खींच रहे हो, 50% था ये टैक्स रिवेन्यू, तो आप समझ सकते हैं कि उन्हें कितना कष्ट होगा, उन्हें बहुत कष्ट भुगतने पड़े। अब है जब तो जमींदार्स के बारे में। हु वर जमींदार, जमींदार्स कौन थे? व्हाट वर देयर ड्यूटीज, उनकी ड्यूटी क्या होती थी? द मुगल्स
यूज द टर्म जमींदार टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडियरीज, यानी कि जो बिचौलिए होते थे, वेदर दे वर लोकल हेडमैन, चाहे वो लोकल हेडमैन हो विलेजेस के, या पावरफुल चीफिन या सरदार हों, यानी कि जैसे गांव का हेड होता है और या फिर सरदार होते हैं, बड़े बड़े लीडर थे, वो किसके बीच में बिचौलिए थे? पीजेंट्स के बीच में, और जो उन्होंने मनसबदार जिन्हें टैक्स इकट्ठा करना होता था उनके बीच में। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द मुगल रूलर्स, जो मुगलों का मेन सोर्स था इनकम का, पैसा कहाँ से इनकम आती थी, वो था टैक्स। आज भी टैक्स है, आप हम जो भी सब लोग टैक्स देते हैं तो उससे तो सरकार चलती है, तब भी यही था, ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री। लेकिन आज फ़र्क क्या है, आज तो हम सब चीज़ों पे टैक्स देते हैं, पिक्चर देखने जाएंगे सिनेमा हॉल को भी टैक्स देना होता है। तो पहले केवल जो किसान चीज़ें उगाते थे, बस केवल किसानों के उत्पादन पे टैक्स लगता था। इन मोस्ट प्लेसेस, ज़्यादातर जगहों पे पीजेंट पे टैक्सेस थ्रू द रूरल इलाइट्स, इलाइट्स का मतलब नोबल्स, जो गांव वाले इलाइट्स अमीर लोग होते थे, जो आपने पढ़ा चीफेन और हेडमैन, उनके थ्रू ही टैक्स दिया जाता था। द रूरल इलाइट वॉज द हेडमैन और द लोकल चीफेन। अब रूरल इलाइट कौन था? रूरल का मतलब आप जानते हैं ना, गांव का। हेडमैन जैसे मैंने बताया अभी आपको, या लोकल चीफेन यानी कि सरदार। वॉट वॉज जब्त, जब्त क्या था? अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल कैरीड आउट ए केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर था टोडरमल। उसने जितनी भी क्रॉप का यील्ड पैदावार होती थी उसका सर्वे करवाया। प्राइसेस एंड एरियाज कल्टीवेटेड फॉर ए 10-year पीरियड, 10 साल में कितने प्राइस थे, कितना एरिया पे खेती हुई, सब का सर्वे करवाया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा, इस डाटा के आधार पे टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। हर क्रॉप के ऊपर कैश में, पहले क्या था फ़र्क समझिए, उन्हें जितना उत्पादन होता था ना उसका 50% देना पड़ता था। मतलब 100 किलो अगर गेहूं पैदा हुआ है तो 50 उसको जाएगा मनसबदार को। फिर उसने कैश में डिसाइड कर दिया टैक्स। ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल। हर प्रोविंस को, हर प्रदेश को, एरिया को रेवेन्यू सर्कल में डिवाइड कर दिया विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स, जिसके रेवेन्यू के रेट अलग अलग थे हर क्रॉप के लिए। क्योंकि आपको ये पता है कहीं की ज़मीन ज़्यादा पैदावार करती है, कहीं की कम करती है, तो दोनों का इक्वल कैसे हो सकता है? तो उसने फिक्स कर दिए हर जगह की क्रॉप को देखते हुए। द रेवेन्यू सिस्टम वॉज नोन एज जब्त। इस रेवेन्यू सिस्टम को जब्त कहते थे। व्हाट वाज द रोल ऑफ जमींदार? और जमींदारों का रोल क्या था? जब्त वॉज प्रिवेलेंट इन दोज एरियाज। जब्त उन एरियाज में ही प्रचलित था वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड सर्वे द लैंड। जब मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने लैंड का सर्वे किया एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट, और वो उसका बड़े ध्यान से हिसाब किताब भी रखते थे। दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेज लाइक गुजरात एंड बंगाल। गुजरात और बंगाल में ऐसा करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत दूर थे। इन सम एरिया द जमींदार एक्सरसाइज ए ग्रेट डील ऑफ पावर। कुछ एरिया में जमींदारों की पावर बहुत ज़्यादा थी। द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड ड्राइव देम टू रिबेलियन। रिबेलियन का मतलब विद्रोह। जब कुछ मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। समटाइम जमींदार्स एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट, कभी कभी एक ही कास्ट के पीजेंट होते थे और जमींदार भी उसी कास्ट के होते थे, तो वो आपस में मिल जाते थे। एलिड का मतलब मिल जाते थे। इन रिबेलिंग अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी, मुगल पावर के विरुद्ध विद्रोह करने में। रिबेल का मतलब विद्रोह करने, भाई हमने तुमने मानते राजा। These peasants revolt challenged the stability of the Mughal Empire from the end of the 17th century. 17th century के एंड तक मुगल एम्पायर की स्थिरता को जो ये किसानों के रिवोल्ट थे, इन्होंने बहुत बड़ी चुनौती दी। अकबर की पॉलिसी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब अकबरनामा एंड आईने अकबरी। अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स एंड कॉर्टियर्स। अकबर ने जो उसकी एक बहुत ही नज़दीकी फ्रेंड और दरबारी था अबुल फजल, उसे ऑर्डर दिया कि वो उसके रेन का मतलब बताया मैंने, राज्यकाल, राज्यकाल की हिस्ट्री लिखे।
अबुल फजल रोट ए 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन। वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर है बुक। अबुल फजल ने अकबर के राज्यकाल के इतिहास की 3 किताबें लिखी, जिनका नाम था अकबरनामा। द फर्स्ट वॉल्यूम डेल्ट विद द अकबर्स एंसेस्टर्स। फर्स्ट बुक में अकबर के पूर्वजों का जिक्र है। द सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबर्स रेन। सेकेंड बुक में अकबर के राज्यकाल की घटनाओं का रिकॉर्ड है। थर्ड वॉल्यूम इज द आईने अकबरी, और थर्ड वॉल्यूम है आईने अकबरी। इट डील्स विद अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये किस बारे में है? इसमें अकबर का शासन, उसका घर कैसा था, आर्मी कैसी थी उसके राज्यकाल में, कैसे कैसे टैक्स थे, जोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर, और उसके साम्राज्य की जोग्राफी कैसी थी, यानी कि एरिया कितना था, कौन कौन सा था, ये सब बताया है। इट ऑल्सो प्रोवाइड रिच डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशंस एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। इंडिया में लोगों की कल्चर क्या थी, परंपराएं क्या थी, उसका भी डिटेल दिया है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट द आईने अकबरी। आईने अकबरी की सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, इज इट्स रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल। उसने बड़े आंकड़े दिए हैं अबाउट थिंग्स लाइक क्रॉप यील्ड्स, उत्पादन, प्राइसेस, वेजेस, मजदूरी और रिवेन्यू के बारे में। डिस्क्राइब पॉलिसीज ऑफ अकबर। अकबर की पॉलिसी बताइए। अकबर लेड डाउन ब्रॉड फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर ने शासन के बड़े अच्छे नियम बनाए। दे वर एलाबरेटली डिस्कस बाय अबुल फजल। उन्हें अबुल फजल ने बड़े अच्छे से डिटेल में, एलाबरेटली का मतलब था डिटेल में डिस्कस किया है। इन इज लास्ट वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा। लास्ट वॉल्यूम कौन सी थी? आईने अकबरी। अबुल फजल एक्सप्लेन। अबुल फजल ने समझाया दैट द एम्पायर वो डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, कि पूरे साम्राज्य को प्रोविंसेस में डिवाइड किया था, जिन्हें सूबा कहते थे। द सूबा वर गवर्न बाय ए सूबेदार। सूबेदार सूबा को गवर्न करता था। द सूबेदार कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन। सूबेदार पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों काम करता था। ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड ए फाइनेंशियल ऑफिसर। हर प्रोविंस का एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था, जिसे दीवान कहते थे। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस, शांति बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस, और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर। सूबेदार के साथ दूसरे ऑफिसर भी होते थे। मिलिट्री पे मास्टर, जिसे बख्शी कहते थे। मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, जो धार्मिक और दान वगैरह के कामों को देखे वो सदर होता था। मिलिट्री कमांडर को फौजदार कहते थे, और जो टाउन पुलिस कमांडर होता था उसे कोतवाल कहते थे। डिस्कस नूरजहां से इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट। जहांगीर के कोर्ट में नूरजहां का क्या प्रभाव था? महनूर निसा मैरिड द एम्परर जहांगीर इन 1611। आप भी जानते हुए कि नूरजहां का नाम एक्चुअली में महरून निसा था। उसने 1611 में एम्परर जहांगीर से शादी करी। शी रिसीव्ड द टाइटल नूरजहां। फिर जहांगीर ने उसको नूरजहां ये टाइटल दिया था। शी रिमेन्ड एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्क। मोनार्क कहते किंग, बादशाह। जहांगीर के प्रति वो बहुत ही वफादार रही और उन्हें सपोर्ट करने वाली रही। एज ए मार्क ऑफ ऑनर, सम्मान के रूप में, जहांगीर स्ट्रक सिल्वर कॉइन्स बियरिंग हिज ओन टाइटल ऑन वन साइड। जहांगीर ने उसके नाम से सिक्के बनवाए, जिनमें एक तरफ तो जहांगीर का के बारे में टाइटल था, ऑन द अदर, और दूसरी साइड में इंस्क्रिप्शन था, स्ट्रक इन द नेम ऑफ द क्वीन बेगम नूरजहां, कि ये सिक्के नूरजहां बेगम के सम्मान में बनाए गए हैं। द स्क्वायर सील स्टेट्स। चकोर कलर की सील भी थी, चकोर शेप की। उस पर लिखा था कमांड ओवर मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मैजेस्टी नूरजहां पातशाह बेगम, कि जो नूरजहां बादशाह की बेगम है उनके सम्मान में। द राउंड सील, जो राउंड सील थी, यानी कि गोल सील थी, जो उस पर लिखा होता था, सील आप जानते हैं ना, मोहर को कहते हैं। बाय द सन ऑफ शाहजहांगीर शी बिकेम एज ब्रिलियंट एज द मून, कि जहांगीर सूरज के साथ वो भी चांद की तरह से ब्रिलियंट है। मे नूरजहां पातशाह बी द लेडी ऑफ द एज, और भगवान करे कि नूरजहां इस एज की सबसे महान लेडी हो। हाउ डिड द नोबल्स ऑफ अकबर वीकन द एम्पायर।
अकबर के समय में जो नोबल से अमीर लोग थे उन्होंने उसके साम्राज्य को कैसे कमज़ोर कर दिया। अकबर नोबल्स कमांडेड लार्ज आर्मीज। अकबर के नोबल्स की बड़ी बड़ी आर्मी थी। दे हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू। उन्हें बहुत रिवेन्यू उनके पास आता था। टिल दे वर लॉयल, जब तक वो वफादार रहे। द एम्पायर फंक्शन एफिशिएंटली, तो साम्राज्य ठीक से चलता रहा। बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, लेकिन 17th सेंचुरी के एंड तक आते आते मैनी नोबल्स हैड बिल्ट इंडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ देयर ओन। उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया। देयर लॉयल्टी टू द एम्पायर वर वीकेंड बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। अपने ही मतलब की वजह से, स्वार्थ की वजह से उनकी वफादारियां साम्राज्य एम्पायर के प्रति कमजोर हो गई। वॉट लेड टू अकबर आइडियाज ऑन सुलह कुल। सुलह कुल में अकबर के आइडियाज क्या थे। इन 1570s एट फतेहपुर सीकरी अकबर स्टार्टेड डिस्कशन ऑन रिलीजन विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ। 1570s में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने रिलीजन के ऊपर बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ डिस्कशन शुरू किया, जिनमें देयर वर उलेमास, ब्राह्मण्स, जीसस कैथोलिक प्रीस्ट और जोरास्ट्रियंस थे। ये डिस्कशन टुक प्लेस इन इबादत खाना। ये डिस्कशन इबादत खाना में हुए। दीज वर अबाउट सोशल रिलीजियस कस्टम। ये डिस्कशन सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज के बारे में थे। दीज इंट्रैक्शन मेड हिम रियलाइज। इस इंट्रैक्शन से, बातचीत से तो समझ में आया कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो बिगॉट्स हैं। बिगेट्स का मतलब कट्टर है। दे एम्फेसाइज रिचुअल एंड डोगमा। वो किसी भी बात पे बड़े कट्टर होके जोर देते हैं कि वही सही है। देयर टीचिंग्स क्रिएट डिवीजन इन सोसाइटी। उनकी टीचिंग्स की वजह से समाज में बंटवारा हो रहा है। दिस लेड टू द आइडिया ऑफ सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस। इसी की वजह से सुलह कुल या यूनिवर्सल पीस का आइडिया अकबर के दिमाग में आया। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कैसी लगी, और पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।